नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल हरियाणा संवाद के हमारे इस खास बुलेटिन में स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सर्वोत्तम और अनुकरणीय प्रार्थनाओं आपको बता दें प्रथाओं पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और संस्थानों में अपनाई जा रही बेहतर प्रशासनिक और विकास संबंधी प्रथाओं को साझा करना और उन्हें पूरे देश में लागू करने की दिशा में कार्य करना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और पारदर्शी प्रशासन किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा डिजिटल तकनीक, नवाचार और जन भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे बताया गया है मन से, किस प्रकार की समिट देश में 9 और राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। ये नेशनल समिट 9 और हो चुकी हैं। ये 10वीं यहाँ पर नेशनल समिट है। भारत जैसे विशाल और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में ऐसी समिट की श्रृंखला ये चलाया जाना, ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इस सम्मेलन में सभी अपने अपने राज्य की अनुकरणीय जो उन्होंने श्रेष्ठ प्रैक्टिसेस की हैं, उन पद्धतियों को आपस में साझा करने का इस 2 दिन की समिट में हमें यहां अवसर मिलेगा। साथियों, मैं अपने प्रदेश की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनका जिक्र मैं आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। साथियों, हमने मरीजों के परिजनों को प्रशिक्षित करने के लिए केयर कैंपेनियन प्रोग्राम वो चलाया हुआ है। हमारा ये मानना है कि बीमार होने पर परिवार ही हमारी सबसे अधिक देखभाल करता है। हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से 188 केंद्रों में मरीजों के परिजनों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने व्हाट्सएप आधारित मोबाइल केयर सर्विसेज से भी हमने उसको जोड़ा है। साथियों, डिजिटल हेल्थ ई संजीवनी कार्यक्रम में हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब प्रतिदिन 2000 लगभग से भी अधिक टेली परामर्श वो कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर से बातचीत करना और वो ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को सीधे हमारा जो पीजीआई ये चंडीगढ़ में है, ऐसे प्रमुख संस्थानों से जोड़ करके वहां हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे डायरेक्ट उनसे परामर्श करने का इसके माध्यम से अवसर मिलता है, ताकि दूर दराज बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जो पेशेंट है उसको अच्छी केयर मिल सके। ये हमारी सरकार ने इसमें गति से चलाया हुआ है। साथियों, हमारी सरकार का ये मानना भी है कि स्वस्थ हरियाणा ही विकसित हरियाणा की वो आधारशिला है, और इसी सोच के साथ हमने स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर हमारी सरकार हरियाणा में सुधार कर रही है, उसका विस्तार भी कर रही है। सुधार के साथ साथ उसका विस्तार भी हम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वित्त जो वर्ष था, इस बजट के अंदर मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 32.89% की बढ़ोतरी करके उसको 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर हरियाणा में किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में हमने 2014 में जन सेवा का जब दायित्व संभाला था, उस समय स्वास्थ्य बजट 2,646 करोड़ रुपए था। हमने 2025-26 में इसे बढ़ा करके
10,500 करोड़ रुपए कर दिया और यह बढ़ोतरी नागरिकों के साथियों बेहतर स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम वो गति से कर रही है। मैं एक विशेष बात भी आपसे साझा करना चाहूंगा। 2014 में ही हमने ये महसूस किया था कि प्रदेश में डॉक्टरों की और स्टाफ की भारी कमी है, क्योंकि हमने 2014 से पहले ये देखा है कि जिस अनुपात में देश की प्रदेश की आबादी है उस अनुपात के अंदर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमने हर जिला में एक आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में उनके नेतृत्व के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मुझे खुशी है कि उस समय 2014 में हरियाणा में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। साथियों, आज जिनकी संख्या बढ़कर के हरियाणा प्रदेश के अंदर 17 मेडिकल कॉलेज आज काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि उस समय डॉक्टरों की जो एमबीबीएस की सीटें थी वो मात्र 700 थी, जो आज बढ़कर के 2,710 प्रति वर्ष हमें डॉक्टर्स मिल रहे हैं। उसके ऊपर हमने गति से काम किया है। और इसी तरह चाहे नर्सिंग की बात हो, फिजियोथेरेपी की बात हो या पैरामेडिकल में शिक्षा का विस्तार वो हमने गति से किया है। हमने केवल स्वास्थ्य संसाधनों की संख्या नहीं बढ़ाई है, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी हमारी सरकार ने विशेष तौर से हरियाणा में ध्यान दिया है। राज्य में 1,479 स्वास्थ्य संस्थान जो राष्ट्रीय गुणवत्ता आवासन मानकों के अंतर्गत वो प्रमाणित भी हो चुके हैं। और साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उनके नजदीक ही वो उपलब्ध हों, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। अभी बताया भी गया है कि हमने ये पिछले दिनों निर्णय किया कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट में एक सरकार की तरफ से एक हॉस्पिटल उन मानकों के ऊपर होगा जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ देखें, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो हॉस्पिटल जिसमें सब सुविधाएं होती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं वो हमारे उस सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध हो। और उसको हमने काम को आगे बढ़ाते हुए आज हरियाणा के अंदर हमने 10 हॉस्पिटल ऐसे खड़े कर दिए हैं। हमने टारगेट रखा है कि 30 जून तक हरियाणा के हर जिले में उन सुविधाओं से सुसज्जित वो हर हॉस्पिटल के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये खड़े हो जाएंगे। हम नागरिक को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उसका विश्वास बढ़े मेरे डॉक्टरों के ऊपर, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हों, उसको लेकर के हम निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, हम देखते हैं कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रत्येक जिला अस्पताल पर हमने आधुनिक मातृत्व शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित करने का काम वो तेजी से किया है। आज राज्य में संस्थागत जो प्रवेश दर 98.80% तक वो पहुंच गई है और इससे मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है। और इस तरह प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण दर 105% वो हो चुकी है। साथियों, हमने निरोगी हरियाणा जैसी पहल के माध्यम से हर नागरिक के स्वास्थ्य की जांच वो सुनिश्चित की है। अब तक हमने अंत्योदय परिवारों के लगभग 1 करोड़ नागरिकों की वो स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है और 5.86 करोड़ से अधिक लैब टेस्ट हमने फ्री में करने का काम वो किया है। और इससे हमारे नागरिकों को समय रहते बीमारियों का वो पता लगाकर उनका उपचार भी संभव हमने किया है। हमने प्रदेश में
तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ क्षेत्र में किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस बैठक में आईएमटी के लिए भूमि दरों को लेकर विस्तार से चर्चाएं हुई, जिसमें किसानों ने सरकार द्वारा तय दरों पर सहमति जताई। इससे नारायणगढ़ में लगभग 450 एकड़ भूमि आईएमटी के लिए उपलब्ध हो सकी। किसानों ने इस निर्णय पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने किसानों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि ये कदम क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि अंबाला में पहले से आईएमटी विकसित किया जा रहा है और अब नारायणगढ़ में भी नया आईएमटी बनने से क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और हरियाणा को एक आधुनिक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। तो वहीं कुरुक्षेत्र में आयोजित यशोदीप सम्मान समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने शिरकत की। ये कार्यक्रम हरियाणा सुपर 100 परिसर में आयोजित किया गया, जहां जेईई एडवांस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सुपर 100 जैसी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 89% विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा पास कर देश में नया रिकॉर्ड बनाया है। कार्यक्रम में 99% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 16 विद्यार्थियों सहित कुल 235 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं विकल्प फाउंडेशन के डायरेक्टर नवीन मिश्रा ने बताया कि बड़ी संख्या में छात्रों ने 95 से 98% तक अंक हासिल किए हैं। मेरे दो दोस्त मिलने के लिए आए और मिलने के लिए आए तो मैं लोगों को अटेंड कर रहा था, वो बैठे थे, मगर मेरा ध्यान भी उधर था। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि राजन बताओ भाई क्या चल रहा है। उसने कहा जी बड़ा अच्छा चल रहा है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? कि जी पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? का सरकार में, गांव। तो जो दूसरा आदमी था उसका चेहरा मैंने बहुत बारीकी से देखा, समझा। उसने पता है क्या कहा? सरकारी में। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने 35 गांवों के सरपंचों के साथ बैठक कर गांवों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने लाइब्रेरी, फिनरी और 4 दीवारी स्कूल मरम्मत और लाइटिंग जैसे कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल में के मतदान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि फर्जी वोटरों की पहचान और चुनाव आयोग की शुद्धिकरण प्रक्रिया के कारण मतदान बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। वहीं हरियाणा निकाय चुनाव और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। तो वहीं कुरुक्षेत्र में जिला आलोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में के दौरान हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं आपको बता दें एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने गांव खरीडबा, डीग, पैक्ट और लिमिटेड में नियमों को दरकिनार कर की गई भर्तियों को आपको बता दें गंभीर मामला बताते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कुल 13 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 7 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी मामलों में संबंधित विभागों को जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए।
तो वहीं हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश भर में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करेगी। अनिल विज ने पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं का हताशा का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि पहले जहां मतदान में डर का माहौल रहता है, वहीं अब कोलकाता में लोग निर्भय होकर मतदान कर रहे हैं, जिससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। पुलिस और अधिकारियों के साथ हो रही घटनाओं पर उन्होंने कहा कि वहां की पुरानी क्रिमिनल कल्चर का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी ने भरोसा दिलाया कि चुनाव के बाद हालात सुधरेंगे और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में आयोजित जिला रोड सेफ्टी की मासिक बैठक में आपको बता दें, अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में जहां जहां सड़कों का निर्माण या नया निवीकरण कार्य चल रहा है, वहां दुर्घटनाओं से बचाव के लिए बैरिगेटिंग अनिवार्य रूप से की जाए। बैठक में हाईवे सुरक्षा पर विशेष फोकस करते हुए NH 152 और NH 44 पर ऑनलाइन चालान प्रणाली को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण पाया जा सके। साथ ही हाईवे पर बने अवैध कट और अतिक्रमण को तुरंत हटाने के भी आदेश जारी किए गए। वहीं ADC ने म्यारी सड़क ऐप पर आपको बता दें, आने वाली शिकायतों पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा और लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। इसके अलावा हिट एंड रन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित SDM को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। इसमें सारे अधिकारियों ने उसका अटेंड किया है। मेजरली जो हमें यहाँ पे मुद्दे मिले हैं, कुछ NH पे एनक्रोचमेंट वगैरह के मिले हैं, कुछ NH पे हमें फैटलिटीज भी देखी गई है। तो NH के अधिकारियों को सबको निर्देश दिए हैं कि भाई उसको फैटलिटीज को जितना कम उसको उतना किया जाए, जितने भी एनक्रोचमेंट हमको हटाया जाए और जितने भी ग्रिल्स वगैरह जो इलीगल कट्स हैं उनको कर्व किया जाए। उसके अलावा तो वहीं नारनौल में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक में हरियाणा के सहकारिता, जल निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने टेनर स्मॉल और साथी एंटरप्राइजेस कोऑपरेटिव सोसाइटी महेंद्रगढ़ के मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने को कहा। मंत्री ने कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कुल 12 मामलों पर चर्चाएं हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक मामले में मंत्री ने शिकायतकर्ताओं को तुरंत अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें रोजगार में सहायता मिल सके। वहीं महिला सुरक्षा से जुड़े मामले में पुलिस को सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए गए। राम राम। आज जो है ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 12 ग्रीवेंसेस सबमिट हुई। 12 जो पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ, जिसमें 9 ग्रीवेंसेस का समाधान तुरंत हो गया और जो ग्रीवेंसेस कुछ बची हैं उसमें हमने कमेटी बनाई है। कुछ DC मैडम जो है वो देखेंगी, कुछ हमारे जो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं उनकी देखरेख में कमेटी बना करके उसको समाधान किया जाए। और इसमें कोई शक नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर के लोगों की समस्याएं कम से कम हो, उनका समाधान हो अगर कोई आती है समस्या, और हर तरीके से, क्योंकि अब आने वाले समय में मानसून आ जाएगा, बारिश का मौसम रहेगा, उसके लिए भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इससे काफी पहले सभी शहर में नालों की सफाई, सीवर जो है आपके उनकी सफाई बहुत अच्छे तरीके से जो है, इसमें ये भी रखें कि जब वो सफाई होती है किस दिन वो सफाई हुई।
तो वहीं रेवाड़ी रेलवे जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पूरे स्टेशन को सुरक्षा के घेरे में लिया गया। आईआर, आपको बता दें, आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस की संयुक्त टीमों ने बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 6 टीमों ने रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, ट्रेनों के डिब्बों, यात्रियों के सामान और रेलवे ट्रैक की गहन जांच की। धमकी भरे ईमेल में अंबाला के साथ रेवाड़ी जंक्शन का नाम शामिल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कार्रवाई करते हुए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा साथ में जीआरपी, सिविल पुलिस के माकूल जाब्ता के साथ और बम डिस्पोजल टीम अपने आरपीएफ की और सिविल पुलिस के डॉग स्क्वाड टीम द्वारा पूरे रेलवे स्टेशन का चेकिंग कराई गई है, सघन चेकिंग। और इसके साथ ही आने वाले ट्रेनों की चेकिंग कराई जा रही है और पूरे रेलवे ट्रैक को, इवन यार्ड को भी पूर्ण रूप से चेक कराया गया है। सुरक्षा दृष्टि से पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लगातार चेकिंग जारी रहेगी जब तक स्थितियां नॉर्मल नहीं हो जाती है। अभी तक कोई ऐसा कोई सामान या फिर चीजें नजर में नहीं आई हैं। बाकी यदि थ्रेट मिला है तो उसकी गंभीरता को देखते हुए तो वहीं पानीपत में खतरनाक स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्यवाही की है। वायरल वीडियो में 2 युवक बुलेट बाइक में साइलेंसर में पेट्रोल डालकर आग से फायर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। एक युवक जलती हुई लकड़ी साइलेंसर के पास लाता है, जिससे अचानक आग भड़क उठती है और पूरी घटना खतरनाक रूप ले लेती है। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा स्टंट डायल 112 की गाड़ी के सामने रिकॉर्ड किया गया, जहां पीछे एक पुलिसकर्मी भी खड़ा दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद शहर थाना पुलिस के सिक्योरिटी एजेंट की शिकायत पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार सभी को। कल एक घटना पुलिस के संज्ञान में आई है कि 25-26 अप्रैल की रात को इन्होंने 2 युवकों ने, एक वंश और समीर, इन्होंने आग के साथ आग और अपनी बुलेट बाइक के साथ खिलवाड़ करते हुए एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें ये दिख रहे हैं कि समीर एक डंडे के ऊपर कपड़ा बांध के उसको पेट्रोल से लथपथ करके और वंश अपनी बुलेट बाइक का पटाखा बजा रहा है और समीर उस बाइक के साइलेंसर के पीछे वो डंडा लगा रहा है, जिससे वो जो आग जलता हुआ डंडा है उसकी आग बहुत दूर तक फैलती दिख रही है वीडियो में। तो ये एक्ट इनका बहुत ज्यादा खतरनाक है आसपास के निवासियों के लिए भी, और इससे आग लगने का भी खतरा है और इनकी खुद की जान को भी बहुत खतरा था इससे। इसलिए ये संज्ञान में आते ही कल इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके इन दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया है। और ये जो इन्होंने एक्ट किया है, नेग्लिजेंट एक्ट विद फायर, ये इनका जो मोटिव था इसको करने का, ये इनका बुलेट बाइक को और पॉपुलैरिटी गेन कराने के लिए और लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए किया है, क्योंकि ये जो वंश है ये इनकी मोटर्स के नाम से दुकान है इनकी मोटर्स की, और समीर उसी दुकान पर काम करता है। इसलिए हमने पानीपत पुलिस ये मैसेज देना चाहती है आप सभी को कि इस टाइप की हुड़दंगबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इस टाइप का जो रॉन्गली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ को गलत डायरेक्शन में, इस टाइप से आग से खेल के और गलत एक्ट्स करके, इस टाइप का कोई भी इंसान अगर इस टाइप का गलत एक्ट करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं पानीपत के गांव डिडवाणी स्थित कौशिक टेक्सटाइल में लगी भीषण आग अब विवादों में घिर गई है। फैक्ट्री मालिक ऋषि कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि आग हादसा नहीं बल्कि जमीन विवाद के चलते रची गई साजिश है। उन्होंने गांव में एक व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वह उनकी जमीन पर रास्ता बनाना चाहता था और मना करने पर फैक्ट्री में आग लगवा दी। मलिक का कहना है कि आरोपी पहले भी कर्मचारियों को धमका चुका है और विभागों में शिकायतें करता था। वहीं मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई। अब जांच के बाद साफ होगा कि आग हादसा थी या साजिश। फिलहाल हरियाणा संवाद के हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।